अगले ही पल तुआनी फेंग भी बोले, जूनियर भाई ने अपनी पूरी कोशिश की है। एक सीनियर भाई के रूप में मैं पीछे नहीं रह सकता। मेरा रास्ता दिव्य क्रिस्टल का रास्ता है। अब मैं इसे तुम्हें देता हूँ। जल्द ही दो दिव्य रास्ते लगातार लू शेंग के पूरे शरीर और मन पर बहे। परम किनारा, दिव्यता की रोशनी, दो 15वें स्तर के रास्ते, कितना स्वर्गीय आशीर्वाद। फिर यांग जो ने कहा, मुझे भी कुछ योगदान देना चाहिए। तुम्हारे शिक्षक के रूप में मैं तुम्हें एक ब्रह्मांड दूंगा। उसने लू शेंग के माथे की ओर उंगली से इशारा किया। अगले ही क्षण लू शेंग की चेतना एक ब्रह्मांडीय स्थान में दिखाई दी। लू शेंग स्तब्ध थे। यह पूरा ब्रह्मांड इतना जीवंत रूप से प्रकट हुआ था। यांग जो ने लू शेंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, इसे अच्छी तरह समझो। तुम्हें सब कुछ मिले जिसकी तुम कामना करते हो। इन अंतर्दृष्टियों के प्रभाव में लू शेंग ने उन्हें जल्दी से शक्ति में परिवर्तित कर अपने शरीर में समाहित कर लिया। जैसे ही लू शेंग अपने शिक्षकों और वरिष्ठ भाइयों का धन्यवाद करने के लिए तैयार हुए, उन्होंने पाया कि उनकी आकृतियां धीरे धीरे गायब हो रही थीं। अब से तुम अपने दम पर हो। यदि भाग्य ने अनुमति दी तो हम फिर मिलेंगे। इस आवाज को सुनते ही जो मानो शून्य को पार कर रही थी, लू शेंग ने पहली बार आंसू बहाए। ते उसके प्रति बहुत अच्छे थे। यह कहा जा सकता है कि उनके बिना वह यह जीवन नहीं जी पाता। लेकिन अब लू शेंग को लगा कि उसका शरीर शक्ति से भर गया, जैसे उसका पूरा अस्तित्व मार्शल आर्ट्स के समुद्र में डूब रहा हो। अनंत जानकारी और अंतर्दृष्टि, दो 15वें स्तर के पथ, साथ में एक 16वें स्तर का रास्ता और विभिन्न स्तरों के अनगिनत अन्य रास्ते। उनकी मार्शल आर्ट्स की नींव पहले से अरबों गुना मजबूत थी। वास्तव में बेजोड़, अब वह अंततः अपनी पूरी तरह से खुद की एक पूर्ण मार्शल पथ बनाने का प्रयास करने के लिए योग्य थे। बाद में लू शेंग क्रॉस लेग्ड बैठ गए। इस विशाल मात्रा की समझ को पचाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी ताकत छलांग और सीमाओं से बढ़ रही थी। उसे इसे धीरे धीरे पचाना था, इससे पहले कि वह वास्तविकता में लौट सके। तब तक वह निश्चित रूप से एक सच्ची सफलता प्राप्त करेगा और अपनी सीमाओं को तोड़ देगा। इस बीच ड्रैगन राष्ट्र में लू परिवार के घर में टेलीविजन लगातार बाहर की लड़ाई के दृश्य प्रसारित कर रहा था। लू के माता और पिता चिंता के साथ देख रहे थे। क्या उच्च सभ्यता से एलियंस ने हमला किया है? ऐसा लगता है जैसे दुनिया वाकई अराजकता में जा रही है। लू की माँ सोच रही थी कि क्या यह नकली है, क्योंकि यह एक फिल्म जैसी लग रही थी। लेकिन समाचार शीर्ष समाचार चैनल से था, जो ऐसी चीजों के बारे में मजाक नहीं करता। उसी समय चिंकी गंभीरता से अंदर आई और कहा, हमारा स्कूल बंद हो गया है। हर कोई ऑनलाइन इसके बारे में बात कर रहा है। कई वीडियो इस बात को साबित करते हैं कि वे विदेशी आक्रमणकारी हैं। लायन किंगडम पहले ही एक जीवित नर्क बन चुका है। आक्रमणकारी मानवों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे वास्तव में अजय हैं। यह बिल्कुल एक समान स्तर की लड़ाई नहीं है। लू की माँ के चेहरे पर अब चिंतित अभिव्यक्ति थी। ये देखकर लू के पिता ने उसे दिलासा दिया, उससे ज्यादा सोचने से मना किया। आखिरकार लायन किंगडम हमसे बहुत दूर है, और फिर भी अगर आसमान गिरता है तो ऊंचे लोग ही उसे रोकेंगे। यह हमारे जैसे आम लोगों की चिंता की बात नहीं है। उनकी बात पर लू की माँ रोने लगी। यही तो वह चिंतित थी। क्या उसका बेटा शेंग अब उन ऊंचे लोगों में से एक नहीं था? क्या होगा अगर उससे इन बाहरी गैसों से लड़ने के लिए कहा गया? लू के पिता ने उसे इतना न सोचने को कहा। उन्हें विश्वास नहीं था कि पूरा विश्व एकजुट होकर एक विदेशी का सामना नहीं कर सकता। हमें अब जो करना चाहिए वह है विश्वास रखना और शेंगेर और बाकी के लिए समस्या न पैदा करना। साथ ही लू के पिता कुछ सामान खरीदने और यह देखने के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे कि क्या वह उनके तहखाने को बम शेल्टर में बदलने के लिए कोई निर्माण टीम खोज सकते हैं। इस बीच ड्रैगन नेशन की बैठक कक्ष में मेरी पत्नी लिन जेन्युआ हड़बड़ाई हुई अंदर आई। उन्होंने तान चोंग्यू से वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। तान चोंग्यू ने अपनी जेब से एक टैबलेट निकाला और उसे दिया। ये एक वीडियो है जो अभी अभी ईगल देश से भेजा गया है। 3 9वें स्तर के मार्शल संत दुर्भाग्यवश पराजित हो गए और 50 से अधिक 8वें स्तर के महान ग्रैंड मास्टर सभी पकड़े गए। अब तक एज्योर प्लैनेट ने 9वें स्तर के 5 मार्शल संत खो दिए हैं, जिसमें शीर्ष 9वें स्तर का कम्बरलैंड शामिल है। लिन जेन्यू ने निष्कर्ष निकाला कि विदेशी आक्रमणकारी उच्च स्तर के मार्शल कलाकारों को इतनी कुशलता से पकड़ने में सक्षम होने के कारण अत्यंत उन्नत डिटेक्शन उपकरण रखने चाहिए। ऐसे संकटपूर्ण क्षण में जब होंठ नहीं होते तब दांत ठंडे हो जाते हैं। लिन जेन्युआ ने कहा कि उन्हें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना चाहिए। लेकिन विदेशी आक्रमणकारी वास्तव में एक 10वें स्तर के मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ थे, जो एक मार्गदर्शक के समान स्तर पर था। वे उसके सामने टिक नहीं सकते थे। लॉर्ड लू कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? हमें उनकी जरूरत है। लिन जेन्युआ ने समझाया कि लू शेंग एकांत में थे, 9वें स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उसका एकांत समुद्र में था और यह अनिश्चित था कि वह कब उभरेंगे। उन्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ये बहुत संभावना थी कि उसे मौजूदा घटनाओं की जानकारी नहीं थी। अचोंग ने पहले गाइडर से मदद लेने का सुझाव दिया। भगवान लू ने संचारक अपनी पत्नी डोंग किंग शुए को दे दिया था। डोंग किंग शुए ने फिर बताया कि उन्होंने 3 दिन पहले मदद के लिए अनुरोध भेजा था। मार्गदर्शक को आने में कुछ समय लगेगा और उन्होंने उन्हें यथासंभव देर तक रुकने के लिए कहा था। अगर भगवान लू यहाँ होते तो हम संभाल सकते थे, बाकी हम सब के लिए यह बहुत कठिन होगा। जैसे ही समूह लू शेंग के अलगाव से बाहर आने का समय पूछने वाला था, लिन जेन्युआ ने मेज पर झटके से हाथ मारा और उन्हें रोक दिया। किसी को उसके अलगाव में बाधा डालना एक मार्शल आर्ट्स में यह एक बड़ा वर्जित है। अगर इससे लॉर्ड लू की सफलता प्रभावित हुई तो इसके परिणाम विदेशी आक्रमण से भी अधिक गंभीर हो सकते हैं। इसलिए वे केवल इंतजार कर सकते थे। इस दौरान उन्हें दुष्ट आक्रमणकारी से निपटने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। एक बार जब भगवान लू एकांत से बाहर आए तो भीड़ लाचार थी, लेकिन यही एकमात्र तरीका था। और इसी समय एक अंतरिक्ष यान एजियोर ग्रह की ओर तेजी से बढ़ रहा था। नकाबपोश व्यक्ति ने कहा कि वह लैन शेन के साथ एजियोर ग्रह पर जाएगा। आखिरकार चीटोंग और अन्य लोगों से पंगा लेना आसान नहीं था। अगर लैन शेन अकेला जाता तो वह एक डिलीवरी बॉय बनकर रह जाता। लैन शेन ने सहमति व्यक्त की। इस तरह से उनके अवसर बेहतर होंगे। और लू शेंग समुद्र की गहराई में एक परिवर्तन से गुजर रहे थे। बैंगनी क्रिस्टल मानवाकार एक अजीब सफेद लहर उत्पन्न कर रहा था। पूरा क्रिस्टल मानवाकार सफेद हो गया। फिर एक और परिवर्तन शुरू हुआ। इस बार सफेद मानवाकार काला होने लगा। ये 11वें स्तर का ध्यान केंद्रित करने का वस्तु था। क्रिस्टल ऑब्जर्वेंस पद्धति में ब्लैक सिथ क्रिस्टल मानवाकृति उनमें से एक
यह दुआनी फेंग का 15वां स्तर दिव्य क्रिस्टल पथ है। लू शेंग इस पर चकित हुए बिना नहीं रह सके। क्या भयानक छलांग है, वह सोचा। 8वें स्तर से लेकर 11वें स्तर तक मेरी मानसिक शक्ति 11वें स्तर की साधना तक पहुंच गई है, लेकिन वह आगे समझ नहीं सका। क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरा वर्तमान क्षेत्र बहुत कम है? अगला था उसके शारीरिक शरीर का संवर्धन। उसके पहले का समझ स्टार पथ का बहुत सतही था। वह सोचता था कि अमर कोशिका स्टार मेरिडियन मानचित्र जो उसने बनाया था काफी अच्छा था। अब यह निष्कर्ष निकला कि इसमें कई खामियां और बचकानापन था। सफलता के लिए उसे तोड़कर फिर से बनाना था। लू शेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका पूरा शरीर प्रकाश के बिंदुओं के साथ झिलमिलाया। अमर कोशिकाएं प्रकट हुई और फिर वे सभी टूट गईं। एक सामान्य मार्शल कलाकार तुरंत मर जाता, लेकिन लू शेंग का पूरा शरीर तेजी से अपने आप को नया आकार दे रहा था। मांस, स्नायु और हड्डियां बढ़ीं और पुनर्निर्मित हुई। उनका पूरा कंकाल सुनहरे रंग का हो गया, मानो किसी से ढाला हुआ हो। खालिस सोना। एक दर्द भरी चीख के साथ लू शेंग ने महसूस किया कि उसकी ताकत एक पल में खत्म हो गई और वह लगभग संतुलन खो बैठा, लेकिन वह सफल हो गया। उसने इस नए कंकाल ढांचे का नाम सुप्रीम रखा। हड्डी और कोई भी उपहास उसे अपनी बात बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता था, और अब अनंत सितारे वाला शरीर नाम की आवश्यकता नहीं थी। अब से उसकी काया को कॉस्मिक 8 वीरानियां, स्वर्ग और पृथ्वी, मैं अकेला हूँ सम्मानित तारा सुप्रीम बॉडी कहा जाएगा। वह पूरी तरह से उत्साहित था। यह दुनिया में अजेय, स्वर्ग और पृथ्वी पर उत्कृष्ट नाम उसने खुद को भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। इस प्रकार का हालांकि इस पल में लू शेंग को लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में अमर कोशिकाएं तेजी से बढ़ रही हैं। उनकी संख्या नाटकीय रूप से बढ़ रही है, जैसे अतिरिक्त बच्चे वे उनके शरीर के भीतर की ऊर्जा को निगल रहे थे। अपनी उंगलियों के एक स्नैप के साथ लू शेंग ने अपने सामने एक विशाल क्रिस्टल खींचा। यह 500 किलोग्राम का ऊर्जा क्रिस्टल जो वर्ल्ड सेक्ट असेंबली से था। उसने सोचा था कि यह लंबे समय तक चलेगा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस बार यह सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही लू शेंग ने अपनी हथेली ऊर्जा क्रिस्टल पर रखी, एक अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा उसके पूरे शरीर में पागलपन से फैल गई। इस क्षण लू शेंग को सुखद आश्चर्य हुआ कि उसके शरीर में अमर कोशिकाएं तेजी से बढ़ रही थीं। संख्या अब बढ़कर 3,650 हो गई थी। यहाँ तक कि उसने अपने शरीर में अमर कोशिकाओं का उपयोग करके एक गहन और जटिल सूर्य देवता का डोमेन तारामंडल बनाया। इस क्षण में उसने अपने पिछले स्वयं को 100 गुना, लगभग 1000 गुना पार कर लिया था। 2.5 घंटे बाद धूल के एक बादल के बीच लू शेंग ने ऊर्जा क्रिस्टल को सफलतापूर्वक अवशोषित किया। बाद के चरणों में लू शेंग की अमर कोशिकाएं सितारों का पोषण करेंगी और इसी सितारों के भीतर वह सुनहरा कोआ, स्टार क्रिस्टल डिवाइन डोमेन और तो आगे लू शेंग ने अपना दायां हाथ उठाया। वह लगभग इस छोटी चीज को भूल गया था। वह के रास्ते को नहीं छोड़ सकता था। वो सामान्य कोशिकाएं, शायद वह इसका उपयोग ब्रह्मांड के अंधकारमय पहलू की जानकारी समझने के लिए कर सकता था और गतिरोध को तोड़ने की कुंजी बन सकता था। भविष्य फिर यह उनके मार्शल आर्ट्स इम्प्रिंट और उनके मार्शल आर्ट्स अवतार का समय था। हालांकि उन्होंने अपने गुरु से पूर्णतया 5-15वें स्तर के रास्ते और यहाँ तक कि 16वें स्तर की दिशा का भी अनुमान लगाया था। अंततः वह अभी भी हवा में महल था। उसे फिर भी 9वें स्तर से शुरू करना था। नैतिकता देवताओं को देखती है। योद्धा देख सकते हैं। मेरा अवतार शरीर मेरे खुद पर आधारित होना चाहिए। मेरी चेहरा ही मेरा है। मैं एक देवता हूँ, इसीलिए मैं अपने अवतार के शरीर के लिए दिव्य क्रिस्टल की पथ को अपनाऊंगा। दिव्य क्रिस्टल शरीर होगा। पथ के लिए मैं तारे के पथ को आंखों के लिए अपनाऊंगा और अपने गुरु के प्रकृति पथ को वस्त्र के लिए क्रिस्टल शरीर के रूप में, सुनहरा कौवा आंखों के रूप में, 4 चिन्ह वस्त्र के रूप में और सभी पथ पर्दे के रूप में के साथ इसकी एक अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा जो शून्य को भेदते हुए उसके शरीर से बाहर निकली, उसका अवतार शरीर होता। इसे ट्रू मार्शल डिवाइन फ्लेम फॉर एक्सट्रीम्स अवतार बॉडी कहा जाता है। इसके साथ समुद्र के 10,000 मीटर नीचे से एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बाहर निकला। इस बीच ड्रैगन राष्ट्र में आक्रमणकारी ईवल हेल्बर्ट ड्रैगन नेशन में शेष मार्शल संतों को खोजने आया था। जब तक मार्शल संत बाहर नहीं आए तब तक वह मारता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद लिन जेन्यू और अन्य केवल गुप्त रूप से गालियां दे सकते थे। यह पहले ही तीसरा शहर था जिसे ईवल हेल्बर्ट ने ड्रैगन नेशन में आने के बाद नष्ट कर दिया था। अगर उसे इसी तरह जारी रखने दिया गया तो पूरा ड्रैगन नेशन बर्बाद हो जाएगा। भंडारों में बदल दिया गया। तान झोंग्यू जानते थे कि ईवल हेल्बर्ट उनकी उपस्थिति से अवगत था और जानबूझकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि वे अब और इसे टाल ना सकें। मानव के देवता के रूप में हमें मानव दुनिया के देवताओं की जिम्मेदारियों को निभाना होगा। उसने अपनी जीवन बंधन तलवार निकाल ली। भले ही वह केवल थोड़ी देर के लिए ईवल हेल्बर्ट के कदमों को रोक सके, वह बिना हिचकिचाए ऐसा करेगा। इस क्षण में पीछे से ए चांग ने लिन जेन्यू से पूछा कि क्या लू शेंग की कोई खबर है। लिन जेन्यू ने कहा कि वह अभी भी साधना में है। तन झोंग्यू ने कहा कि वे बाकी लोग लू शेंग का इंतजार कर सकते हैं यदि वे चाहता था, लेकिन वह अब और सहन नहीं कर सकता था क्योंकि मैं तन झोंग्यू भी एक शक्तिशाली दुश्मन पर वार कर सकता हूँ जैसे लू शेंग ने किया था। मैं बिना पछतावे के मर जाऊंगा। यह कहते हुए तन झोंग्यू ने अपनी तलवार उठाई और आकाश की ओर उड़ गया। यह देखकर लिन जेन्यू ने गंभीर स्वर में कहा, आवाज उज्जवल जेड मार्शल संत चल पड़ा है। ड्रैगन नेशन के संरक्षक मार्शल संतों में से एक होने के नाते मुझे भी जाना होगा। मैंने पहले ही मैडम डोंग को सूचित कर दिया है कि वे लॉर्ड लू को एकांतवास से बाहर आने के लिए प्रेरित करें। आप सभी विभिन्न देशों के मार्शल संत हैं जो सिंह और दुनिया, मैं आपको मेरे साथ इस मजबूत दुश्मन से लड़ने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं केवल यह चाहता हूं कि आप सभी समझें कि जब होंठ नहीं रहते तो दांत ठंडे हो जाते हैं। इसके साथ ही मेरी पत्नी लिन जेन्यू भी आगे बढ़ते हैं। हेरल्ड ने यह सुनकर सहमति व्यक्त की। यह अब व्यक्तिगत देशों के हितों की बात नहीं है। विभिन्न लू शेंगों ने भी अपने मुट्ठी बांध ली, जीवन और मृत्यु की लड़ाई की तैयारी करते हुए। एक करके एक साथ वे सब ऊपर के आक्रमणकारी की ओर दौड़े। आम लोग यह देखकर जोश और खुशी से चिल्लाने और रोने लगे। ये हैं युद्ध के संत, युद्ध संत मास्टर। यस इन तेनबाटन।
बचाने के लिए आए हैं। इतने सारे युद्ध संत मालिकों के साथ हम बच गए। इस समय इविल हल्बर्ट हंस पड़ा। अच्छा, आप अंततः बाहर आने के लिए तैयार हैं क्या? एक देसी वीर योद्धाओं के समूह। तुमने मुझे लगभग रुला ही दिया। फिर एक कपटी मुस्कान उभरी, ताकि तुम सब मर सको। जैसे ही उसने कहा, अजीब आग जैसी टेंटेकल विभिन्न मार्शल संतों की ओर उड़ गईं। एक क्षण में आग की टेंटेकल विशाल हाथों में बदल गईं और मार्शल संतों को घेर लिया। समुद्र के दूसरी तरफ एक छोटी नाव लहरों पर डोल रही थी। नाव के अंदर का परिवार टीवी प्रसारण को गुस्से के साथ देखा। क्या दुनिया के सभी मार्शल संत उनसे मुकाबला नहीं कर सकते? फिर हमें कौन बचा सकता है? निराशा में बच्चे ने एक त्रिशूल लहराया, वहां दौड़ने की इच्छा से। लेकिन जब 9वें स्तर के मार्शल संत ही मुकाबला नहीं कर सके, तो ऐसा नन्हा बच्चा क्या कर सकता था? अगले ही पल बच्चा डर गया जब उसने पाया कि दूर समुद्र में कुछ है। क्या वे किसी समुद्री राक्षस से टकरा गए थे? लेकिन उसके पिता कहा, नहीं, वह तो समुद्री ड्रैगन राजा है। समुद्री ड्रैगन राजा गुस्से में है। समुद्री ड्रैगन राजा, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। समुद्री ड्रैगन राजा के सामने घुटने टेक कर सिर झुकाओ। हालांकि उस बवंडर के भीतर एक चमकदार रोशनी चमक रही थी और उसके भीतर एक काला आकृति दिखाई दे रहा था। आदमी भयभीत था। यह दृश्य किसी भगवान को देखने जैसा था। चमकदार के बीच में प्रकाश में लू शेंग बाहर आए। उनका पूरा शरीर लपटों में गिरा हुआ था। लू शेंग ने अंततः अपनी साधना पूरी की और एकांत से बाहर आ गए थे। वह अब अपनी शक्ति को और संकुचित नहीं कर सकते थे। अगर वह जारी रहा तो धरती और आकाश की शक्ति और इस ग्रह की प्राकृतिक ऊर्जा उससे समाप्त हो जाएगी और ग्रह पूरी तरह से चुप हो गया। जैसे लैन शेंग ने कहा था, छोटा अजूर ग्रह अब लू शेंग को धारण नहीं कर सकता था। अब से ब्रह्मांड का तारामंडल एक मंच होगा। लू शेंग नहीं जानते थे कि क्या वह एक ग्रह को तोड़ सकते हैं। एक ही मुक्के से अब, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वह अभी भी इससे काफी दूर था। एक ग्रह कोई अंडा नहीं है जहां खोल टूटता है और पीला हिस्सा बाहर बहता है। वास्तव में जितना गहरा जाओ उतना ही ठोस होता है। लेकिन वह अभी 9वें स्तर पर ही था, इसलिए उसे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगले ही पल लू शेंग ने महसूस किया कि असामान्य रूप से अधिक संख्या में मदद की गुहारें। यहाँ तक कि देश के रक्षक देवता युद्ध संत भी हार चुके हैं। अब हमें कौन बचा सकता है? हमें बचाओ। मदद की अनेकों गुहारें लू शेंग के मन में उमड़ पड़ी। इसके साथ ही लू शेंग ने अपनी आत्मिक शक्ति को सक्रिय किया और एक आध्यात्मिक शक्ति का जाल जल्दी से फैल गया। थोड़े ही समय में पूरा ग्रह लू शेंग द्वारा आच्छादित कर दिया गया। इसी समय इविल हेल्बर्ट ने लिन जन्युआ को उठाया और हंसा। हाँ, क्या आप देख रहे हैं? ये हैं वे अभिभावक देवता जिनकी आप पूजा करते हैं और जिन पर आप निर्भर रहते हैं। ये एहसास चाहे कितनी बार हो, मुझे बहुत पसंद है। एक निम्न स्तर की सभ्यता के निवासी शक्तिशाली ताकत के तहत कांपते हैं। उनके चेहरे डर से भरे होते हैं। कितना सुखद है। इतने कमजोर फिर भी इतने जिद्दी छोटे कीड़े। अगर उन दो लोगों के साथ शर्त न होती तो मैं 1 महीने और खेल सकता था। मैं इसे आखिरी बार दोहराऊंगा। तुरंत इस ग्रह के सभी संसाधन मुझे लाओ, वरना मैं इस ग्रह की सभी सभ्यताओं को 1 घंटे में 1 शहर की दर से नष्ट कर दूंगा। सभी को मार डालूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ज्यादा इंतजार नहीं कराओगे। आखिरकार सभ्यता को नष्ट करना भी काफी थकाऊ और उबाऊ चीज। इसके साथ ही इविल हेल्बर्ट ने लिन जेन्युआ को नीचे फेंक दिया। लिन जेन्युआ जमीन पर गिरा। मरते हुए लू शेंग का नाम बुदबुदाया। तभी नीचे की भीड़ इस नजारे से आकर्षित हो गई। ऊपर देखो, वो क्या है? मेरे भगवान! और इविल हेल्बर्ट ने भ्रम में आगे देखा। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वे लोग उसके सिर के ऊपर देख रहे थे। उसने जैसे ही ऊपर देखा, आसमान से एक सुनहरी टोप का गोला गिरा। ये क्या है? एक स्तंभ। यहाँ कई हैं। ये कितना अजीब है। ये एक हाथ है, एक विशाल हाथ। इससे पहले कि इविल हेल्बर्ट की भयभीत चीख उसके होठों से निकल पाती, वह एक गोले में निगल लिया गया। स्वर्ण ऊर्जा। उसने आकाश से गिरते हुए विशाल हाथ का प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया। लेकिन अगले ही सेकंड उसने पाया कि उसकी पूरी शक्ति उसे रोक भी नहीं सकी। सबसे नफरत की बात यह थी कि जब वह मरा तो उसे यह भी नहीं पता था कि उसका प्रतिद्वंदी कौन था। योद्धाओं ने आकाश में गायब हो रहे आक्रमणकारी को देखा। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि अभी अभी का अमोघ और क्रूर विदेशी आक्रमणकारी एक पल में मारा जाएगा, जैसे मच्छर को मारा जाता है। एक पल के लिए सभी को लगा कि कोई देवता प्रकट हो गया है। पृथ्वी पर क्या हुआ? मेरी पत्नी लिन जेनुआ उठने के लिए संघर्ष कर रही थी। विश्वास में आगे देख रही थी। यह दृश्य बहुत अचानक था। वह सोच रही थी कि कार्रवाई करने वाला व्यक्ति कौन था। धूल के छंटने के बाद एक आकृति ऊपर प्रकट हुआ। क्या यह भगवान हो सकता है? लेकिन यह आकृति कुछ परिचित सी प्रतीत हुई। नहीं, यह भगवान लू है। यह देखकर लिन जेनुआ की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। लू शेंग का साइज 48 का जेड का पैर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उन्होंने लिन जेनुआ को जमीन से ऊपर उठाया। तुमने बहुत मेहनत की है। यह देखकर कि जिस भगवान से वे अभी प्रार्थना कर रहे थे वह लू शेंग थे। अन्य मार्शल संत भी वहां आए और पूछा, भगवान लू, क्या तुमने 9वें स्तर को पार कर लिया है? घर पर टीवी देखते हुए चिंगई ने चिल्लाया, हे भगवान, क्या वह मेरा भाई है? लू के माता पिता भी बहुत आश्चर्यचकित थे। उनका बेटा इतना शानदार था। एक पल के लिए हर स्क्रीन आश्चर्य और उत्साह से भर गई। लू शेंग के कुछ पुराने दोस्तों को विश्वास नहीं हो रहा था कि लू शेंग इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। और लू शेंग का सबसे अच्छा दोस्त लू कीमिंग को आखिरकार एहसास हुआ कि लू शेंग उनके सैन्य देवता थे। लू शेंग ने सभी से माफी मांगी, कहा कि वह देर से पहुंचे क्योंकि वह अभी अभी एकांतवास से बाहर आए थे। लिन जेनुआ अभी भी कुछ समय पहले के दृश्य से अचंभित थीं। वह दुष्ट भाला तोड़ दिया गया था बिना लू शेंग का चेहरा देखे ही। यह बहुत ही अविश्वसनीय था। उसने चुपचाप लू शेंग से पूछा। यह जानना चाहती थी कि लू शेंग की वर्तमान ऊंचाई कितनी, अवतार क्या था। लू शेंग खुद इस सवाल का जवाब नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने इसे पूरी तरह से नहीं खोला था। क्योंकि स्वर्ग और धरती की शक्ति का बहुत अधिक उपयोग करने से अज्योर ग्रह की नींव नष्ट हो जाती। विशेष रूप से लू शेंग को उच्च स्तर के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए लैंडशंग जाना होगा, तभी वह जान सकते हैं। सैन्य देवता, ऐसा सुंदर और युवा व्यक्ति हमारे ड्रैगन नेशन का नया पौराणिक मार्शल संत है। सैन्य देवता कुछ समय के लिए लू शेंग बन गए।
वो दुनिया भर की 5 अरब महिलाओं का सपनों का पुरुष बन गया। उसने लिंजेनिया से यह भी सुना कि कम्बरलैंड मरा नहीं हो सकता, क्योंकि ईविल हेल्बर्ट मार्शल संतों को लगभग मौत के घाट उतारने के बाद उन्हें एक अंतरिक्ष यान में कैद कर लिया जाता, लेकिन वे अंतरिक्ष यान की सुरक्षा को तोड़ नहीं सकते थे। ये सुनकर लुशेंग ने अपनी हथेली में अपनी ताकत इकट्ठी की। अगले ही क्षण एक हाथ की तलवार आगे बढ़ी। एक दरार के साथ पूरे अंतरिक्ष यान की बाहरी परत फट गई। कहना होगा यह थोड़ा मुश्किल था, जैसे कोई साधारण व्यक्ति अखरोट को अपने खाली हाथ। लू शेंग ने लिनजेनिया और अन्य लोगों से कहा कि पहले लोगों को बचाएं, जबकि उसे खुद अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने थे। फिर भीड़ के आदरपूर्ण विदा के बीच लू शेंग एक कदम में आकाश की ओर उड़ गया। उसने इसके बारे में लंबे समय से सोचा था, लेकिन कभी प्रयास नहीं किया। जल्द ही लू शेंग की उच्च गति के साथ वह ग्रह के ऊपर पहुंच गया, जिससे वह पहले से ये कर सकता था। ईविल हेल्बर्ट के पीछे का व्यक्ति शायद 10वें स्तर पर था, अधिकतम 11वें स्तर पर, और 11वें से अधिक होने की संभावना नहीं थी स्तर पर। इसलिए लू शेंग बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे। उनकी ताकत थोड़ी अधिक बढ़ गई थी। वास्तव में उन्हें खुद भी पता नहीं था कि अब वह कितने मजबूत हो गए थे। इतने लंबे समय तक रहने के बाद वह अंत में उसे याद आया कि अंतरिक्ष में हवा नहीं थी, लेकिन उसके लिए सांस लेना अब जरूरी नहीं था, बस एक आदत थी, और आदतें बदली जा सकती हैं, जैसे धूम्रपान और शराब पीना। अपने सितारा शरीर के आकार के साथ लू शेंग ने एक तरह से पूरी तरह से मनुष्यों की श्रेणी से ऊपर उठकर एक नए स्तर में प्रवेश किया था, जीवन का। इस ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में वह तारों भरे आकाश में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और अपनी धर्मकाया को पूरी तरह प्रदर्शित कर सकता था। इसके साथ ही तारा ऊर्जा की धाराएं लू शेंग के शरीर की ओर दौड़ी। लू शेंग की जोरदार आवाज के साथ ऊर्जा उसके शरीर से फिर बाहर निकली, और उसकी धर्मकाया भी तेजी से एक जंगली घोड़े की तरह उठी जो मुक्त हो चुका था। जल्द ही एक विशाल ग्रह आकार का सुनहरा धर्म शरीर आकाश में प्रकट हुआ। लू शेंग की पहली 9वीं स्तरीय दिव्य क्षमता। यह मायने नहीं रखता था कि यह दिव्य क्षमता कितनी शक्तिशाली है या नहीं, लेकिन इसका उपयोग करने का प्रभाव निश्चित रूप से शीर्ष स्तर का था। बस कल्पना करें किस तरह का दृश्य क्या होगा यदि आकाश से एक ग्रह जितनी बड़ी हथेली उतरे। यह भगवान बुद्ध की वह विशाल हथेली होगी जो वानर राज को दबा रही है। शायद एक दिन वह भी देवताओं और बुद्धों के समान हो सकता है। अंतरिक्ष के समुद्री डाकू, है ना? आओ जल्दी करो। बेहतर होगा कि 11वें स्तर पर हो, नहीं तो उन्हें कुचलना उबाऊ होगा। क्या एक सामान्य व्यक्ति मच्छर को मारने पर उपलब्धि का अनुभव करेगा? जब उसे समय मिला, लू शेंग ने खुद को और अपने गुरु यांग यीजो द्वारा दिए गए सर्वोच्च खजाने, उस बीच एक भौतिक ब्रह्मांड के बीज को व्यवस्थित करने की योजना बनाई। इसी बीच एक अन्य सभ्य ग्रह पर एक बड़ा महल में एक समूह झुक रहा था। उनके ऊपर एक और आक्रमणकारी खड़ा था। उसने पहले ही पूरे ग्रह पर विजय प्राप्त कर ली थी और अब आपूर्ति की गिनती और संग्रह कर रहा था। राजा जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, सभी ऊर्जा क्रिस्टल सौंपते हुए। ये वह सब था जो वे इस समय तक इकट्ठा कर सकते थे। आखिरकार एक गाइडर हर 10 साल में इकट्ठा करने आता था। जैसे ही उसने बात की, एक हाथ उसकी गर्दन पर चढ़ा। आक्रमणकारी ने भी हिंसा का उपयोग करके साबित किया कि इस राजा को कुछ नहीं छिपाना चाहिए, लेकिन उसे अब निकल जाना चाहिए, नहीं तो यदि वह और अधिक समय लगाएगा तो वह अन्य 2 से हार जाएगा। तभी अपने पिता की चिंता में राजकुमारी अपनी मृत्यु की ओर दौड़ी। यह दृश्य राजा को उससे प्यार भी हुआ और नफरत भी। यकीनन एक कामुक हाथ ने राजकुमारी की कमर पर थप्पड़ मारा। यो हो, ओ बूढ़े, तुमने कहा था कि तुम कुछ नहीं छुपा रहे थे। क्या तुम्हारे पास यहाँ कुछ और अच्छा नहीं है? वह भी बहुत कीमती है। इसके साथ ही मोटे आदमी ने राजकुमारी को ले लिया उसकी हताशा के बीच। रोते हुए अपने पिता को असहाय अवस्था में जमीन पर छोड़ दिया, और जब वह स्पेसशिप पर वापस आया तो मोटे ने तुरंत राजकुमारी को एक स्तंभ पर लटका दिया। जैसे ही वह आनंद लेने वाला था, उसके साथी की वीडियो कॉल आ गई। दूसरी ओर ने भी कहा कि सब कुछ सही चल रहा था और वे वापस आने वाले थे, लेकिन उससे पहले वह मोटे के साथ ईविल हेल्बर्ट की जगह जाना चाहता था। मोटे ने आश्चर्य से पूछा, किस लिए, किस कारण? लंबे बालों वाले आदमी ने अपनी पैंट से एक ड्रैगन बॉल रडार निकाला और कहा कि ईविल हेल्बर्ट का जीवन संकेत गायब हो गया था, लेकिन अंतरिक्ष यान अभी भी वहीं था। दूसरी तरफ जब लू शेंग बीच में प्रवेश किया तो उसने पाया कि यह बिल्कुल उसके सपने की जगह जैसा था। केवल अंतर यह था कि बेस 1359 जो सपने की शुरुआत थी, इस ग्रह से गायब हो गया था। जो कुछ भी बचा था वह केवल मलबा था। जो कुछ भी था वह उसके मास्टर द्वारा तोड़ दिया गया था और बदल दिया गया था। लू शेंग के मार्शल आर्ट्स के लिए पोषण में बदल दिया था, लेकिन अग्निबीज संसाधन पुस्तकालय अभी भी मौजूद था, और यह अब और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि अब उसे उन झूठे भ्रमों को बनाए रखने की जरूरत नहीं थी। साधना तकनीकों का अनुमान लगाना, भविष्य की भविष्यवाणी करना, संसाधनों की खोज करना, यही अग्निबीज संसाधन पुस्तकालय की शक्तिशाली सार थी। भविष्य की भविष्यवाणी में पहले हुई विचलन का कारण केवल यह था कि वह स्रोत शक्ति का बहुत कम हिस्सा सक्रिय कर सकता था, और अन्वेषण का स्तर बहुत सतही था, जिसके परिणाम स्वरूप अधूरी जानकारी निष्कर्षण तक। और अब लू शेंग के पास इस ग्रह की पूरी स्रोत शक्ति थी। हालांकि यह केवल एक था। पूरे ब्रह्मांड की स्रोत शक्ति के अरबों भाग यदि वह भविष्य में 16वें स्तर या उससे भी ऊंचा स्तर प्राप्त करना चाहता था और वास्तव में इस ब्रह्मांड को विपत्ति से बचाना चाहता था, तो उसे इस ब्रह्मांड की स्रोत शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत करना होगा। पहले वह एक महागुरु था जो झाड़ू लगाता था, एक गली के माध्यम से एक आधार। अब आवश्यकता थी कि ग्रहों को एक एक करके साफ किया जाए, और यह पूरे ब्रह्मांड के ग्रह थे। उसकी 10 पूर्ण मार्शल पथ को भारी मात्रा में संचय की आवश्यकता थी। अब जबकि उसने केवल इस एक के स्रोत को पूरी तरह से अवशोषित किया था, ग्रह वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पूरे
ब्रह्मांड तक विस्तार करने पर यह कैसा होगा? अगर वास्तव में ऐसा दिन आया तो वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। शायद लू शेंग वास्तव में 2 शब्दों मार्शल आर्ट्स की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि बन सकते थे। लू शेंग ने अंतरिक्ष में छलांग लगाई और अपनी सैकड़ों हजारों मीटर लंबी धर्म शरीर को उजागर किया। जब उसकी शक्ति पूरी तरह स्थिर हो गई, लू शेंग धीरे से अपनी आंखें खोले। अब उसे पता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति 11वें स्तर पर थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका तारा मार्शल शरीर किस स्तर के बराबर था। उसकी मार्शल कला कौशल फिलहाल एकीकृत करते हुए और उसके गुरु का मार्ग उसे बहुत अधिक विकसित होने की अनुमति दी थी। वह स्तर को स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं कर सकता था। मुख्य कारण यह था कि लाभ बहुत बड़े थे और उन्हें पूरी तरह से पचाने में लंबे समय की प्रक्रिया लगेगी। वैसे भी लू शेंग को कोई जल्दी नहीं थी और वह इसे धीरे धीरे सुलझा सकता था। इस क्षण लू शेंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि अन्य बाहरी लोग भी आ गए थे। लू शेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उस स्थिति में वह अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए उनका उपयोग करेगा। इस बीच तारों भरे आकाश में एजोर ग्रह से हजारों किलोमीटर दूर 2 अंतरिक्ष यान यात्रा कर रहे थे। लंबे बालों वाले व्यक्ति ने मोटे आदमी से पूछा कि अब क्या स्थिति है और क्या वह कुछ महसूस कर सकता है। मोटे आदमी ने, जो अभी खेल कर चुका था, कहा कि इविल हेल्बर्ड अब पूरी तरह से संपर्क से बाहर था। यह भी संभव था कि वह एक स्टार पेट्रोल टीम से मिल गया हो और उसे मारा गया। यह सुनकर लंबे बालों वाले आदमी ने मुस्कुराया, बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे लगा कि अगर इविल हेल्बर्ट मर जाए तो वे अधिक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। बस उन्हें यह देखने के लिए जाना होगा कि क्या हुआ था और फिर अपने बॉस को रिपोर्ट करें। जैसे ही अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में यात्रा करता रहा, यह जल्द ही एजोर ग्रह के ऊपर पहुंच गया। एक एजोर ग्रह वास्तव में सुंदर है। चलो पहले ऊर्जा स्कैन शुरू करें। उन्होंने 6ठे स्तर या उससे उच्च ऊर्जा स्रोत पाया। हालांकि वे दोनों इस ग्रह को साथ मिलकर स्कैन कर रहे थे, लेकिन उच्चतम ऊर्जा स्रोत केवल 9वें स्तर पर था। लेकिन इविल हेल्बर्ट का अंतरिक्षयान यहाँ क्यों छोड़ा गया होगा? क्या यह हो सकता है कि उसने जहाज को छोड़कर भागने की कोशिश की थी? क्योंकि यहाँ कोई 10वें स्तर का अस्तित्व भी नहीं था। लंबे बालों वाला आदमी बस लूटपाट शुरू करने की योजना बना रहा था और फिर इविल हेल्बर्ट के अंतरिक्षयान को वापस ले जाकर रिपोर्ट करने दी। दुर्भावना से कुख्यात रेड आई स्टार पायरेट के सदस्य होने के नाते गैंग वे बहुत भावनात्मक रूप से असंबद्ध थे। उनके साथियों का जीवन और मृत्यु पैसे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। जब तक उनकी अपनी जान और पैसा सुरक्षित था, कुछ भी स्वीकार्य था। जैसे ही लंबे बालों वाला आदमी उठकर शुरू करने वाला था, उसके पीछे का डिटेक्टर अचानक बीप करने लगा। अचानक अलार्म बज उठा, यह संकेत देते हुए कि 10वें स्तर या उससे अधिक की ऊर्जा स्रोत का पता चला था। हालांकि इससे पहले कि अलार्म अपनी रिपोर्ट पूरी कर पाता, यह फिर से बजने लगा, यह दर्शाते हुए कि 11वें स्तर या उच्चतर ऊर्जा स्रोत पाया गया था। क्या प्रणाली में खराबी हो सकती है? उन्होंने पहले कभी इस तरह का उतार चढ़ाव नहीं देखा था। हालांकि जब मोटे आदमी ने लंबे बालों वाले आदमी को सुना कि 10वें स्तर या उससे उच्च स्तर के योद्धा को का पता चला, वह अविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसने अपने उपकरण पर कुछ नहीं पाया था। इस तरह के प्रथम स्तर के संसाधन तारे पर एक 10वें स्तर का मार्शल आर्टिस्ट आना असंभव था। यह यंत्र की खराबी होनी चाहिए। मोटे आदमी के शब्दों के खत्म होते ही उसने महसूस किया कि वातावरण पहले जैसा नहीं रहा उज्ज्वल। जब उसने फिर देखा तो जो ग्रह अभी तक नीला था, अब सोने की रोशनी की परत से घिरा हुआ था। अगले ही पल वह रोशनी अधिक से अधिक उज्जवल होती गई, जैसे सूरज ने उसे ढक लिया हो। पृथ्वी डरावना, बहुत डरावना। लंबे बालों वाला आदमी और मोटा आदमी उस दृश्य से डर गए थे। एक सूरज जो एज्योर ग्रह से कई गुना बड़ा था, अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। डर की भावना उठी लंबे बालों वाले आदमी के दिल में। यह क्या हो रहा है? एक जीवित ग्रह के इतने करीब एक तारा, यह सही नहीं है। मोटे आदमी को अचानक एहसास हुआ, यह तारा नहीं है, यह किसी प्रकार की मार्शल आर्ट्स की दिव्य क्षमता है। जब वह बोल रहा था, सूरज से कई और किरणें निकल गईं। मोटे आदमी ने देखा कि सूरज के केंद्र में एक आकृति दिखाई दे रही है। सुंदर, बहुत सुंदर। एक 83 मीटर लंबे लू शेंग इस क्षण में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लू शेंग हल्के से मुस्कुराए और कहा, आगे एजोर ग्रह, अंतरिक्ष का कचरा, प्रवेश निषेध। इसके साथ ही मोटे आदमी ने घबराहट में चिल्लाया लंबे बालों वाले आदमी को भागने के लिए। अगर हम अभी नहीं भागे तो भगवान भी हमें नहीं बचा पाएंगे। एक झटके में दोनों अंतरिक्षयान पलटकर भाग गए। अंतरिक्षयान में मोटा आदमी इतना डर गया कि उसने लगभग खुद को गीला कर लिया। अब उन्हें पता चला कि इविल हेल्बर्ट कैसे मरा। 11वां स्तर। इस आदमी के पास कम से कम 11वें स्तर के विशेषज्ञ की ताकत है। हमें छलांग लगाकर वापस भागकर रिपोर्ट करनी होगी। बॉस, दोनों को जाते देख लू शेंग कैसे उन्हें जाने दे सकते थे। उसी समय उसने एक हाथ उठाया और एक लहराती आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली। जब आप यहाँ हैं तो क्यों न रुकें। मोटे आदमी और लंबे बालों वाले आदमी ने महसूस किया, ओह, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और खून की उल्टी की। उन्होंने यह भी समझा कि वे थे इस 11वें स्तर की आत्मिक शक्ति के सामने पूरी तरह से असहाय। वे बस यह नहीं जानते थे कि यह शक्तिशाली आत्मिक शक्ति विशेषज्ञ कौन था। फिर लू शेंग का चित्रण अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। अब 11वें स्तर से नीचे लू शेंग घास काटने जैसा था। उसने बस हल्के से छुआ और उनकी आत्माएं समाप्त हो गईं। उसने नहीं सोचा था कि वह इस हद तक बढ़ जाएगा। इस पल तारों भरे आकाश के दूर के हिस्से में युई तोंग जो था, सोते हुए अचानक उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि उन तीनों की आभाएं गायब हो गई हैं। उसके बगल में बैठी महिला बहुत हैरान थी। जहाज पर जो आभा संकेत उन्होंने छोड़ा था वह गायब हो गया था, जो संभावना थी कि वे सब मर चुके थे। महिला को लगा कि यह शायद इसलिए हुआ क्योंकि वे एक तारे की गश्त से टकरा गए थे, लेकिन चीटोंग ने कहा कि यह स्थिति अनुकूल नहीं है उनकी शक्ति के साथ। भले ही वे एक तारे से गश्त, उनके लिए एक भी संकेत लौटाना असंभव होता। इसलिए करी टोंग को लगा कि उन्हें एक ही बार में मार दिया गया होगा। वास्तव में करी टोंग लू शेंग को एक पैकेज देने के लिए जल्दी कर रहा था। ये सुनकर महिला बहुत चिंतित
चिंतित थी। अगर खरी तोंग का भी कोई हादसा होता तो उनका स्टार गैंग खत्म हो जाता। हालांकि खरी तोंग मुस्कुराया और बिल्कुल भी परेशान नहीं था, क्योंकि उसके पास एक गुप्त हथियार था। यहाँ तक कि अगर वह 11वें स्तर के किसी शीर्ष विशेषज्ञ से मिला तो वह कर सकता था। फिर भी अपने पूरे शरीर को सुरक्षित निकाले। जब लू शेंग ने पलक झपकते ही 2 10वीं स्तरीय आक्रमणकारियों को मार दिया तो उसने एक हाथ से अंतरिक्षयान का दरवाजा खोल दिया। हालांकि उसके सामने की चमकती हुई दृश्य ने उसे चौंका दिया। हे भगवान, इस तारा चोर की बुनियाद बहुत समृद्ध है। मुझे लगता है कि यह ऊर्जा क्रिस्टलों का ढेर कम से कम कुछ 100 टन का है। मैंने इसे खोलने के लिए केवल कुछ 100 किलोग्राम का ही उपयोग किया था।